शाहिद साहब, मुशफिक साहब और दीगर दोस्तों, शहाबुद्दीन साहब ने बहुत पुरजोश निज़ामत की, वो आलिम दीन भी हैं, तो असातिज़ा में जिनकी तालीम दीनी कुछ ज़्यादा होती है उनमें जोश भी ज़्यादा होता है और बड़े बेमौका के अशार उन्होंने सुनाए। मुझे भी वैसे ही शेरों से उन्होंने यहाँ बुलाया। आज की जो नशिस्त थी इस एतबार से कीमती थी। आम तौर से अब ऐसे सेमिनार हमारी यूनिवर्सिटियों में भी होते हैं, उनके कीनोट एड्रेस बहुत मामूली और ऐसे लोगों के होते हैं जो मनसब पे तो होते हैं लेकिन काम के नहीं होते हैं। आज मुशफिक साहब ने जो कीनोट एड्रेस दिया, मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अपने मौजू का मुकम्मल तौर पर अहाता किया। अब हमारी यूनिवर्सिटियों में ऐसे असातिज़ा नहीं है कि उन्हें जिस मौजू पे कहिए उसकी तैयारी करेंगे और उस हिसाब से मजलिस में आएंगे। बगैर तैयारी के गुफ्तगू करने वाले हमारी महफिलों में ज़्यादा मिलते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस के उस्ताद से ये तवक्को नहीं थी कि एक ऐसा मौजू जिस पर हक तो एजुकेशन वालों का था और उस पर वो गुफ्तगू करते, लेकिन उनसे ज़्यादा माहिराना अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। और जब कीनोट एड्रेस अच्छा हो जाए तो सेमिनार अपने आप कामयाब हो जाता है। कीनोट एड्रेस इसलिए दिया जाता है कि सेमिनार में सुनने वालों को और सुनाने वालों को, जो दूसरे स्पीकर्स हैं, उनको भी पता चल जाए कि किस दायरे में रहकर आपको गुफ्तगू करनी है। और ये अच्छा हुआ कि उनके कीनोट एड्रेस के बाद मोहम्मद मरजान अली तशरीफ लाए और उन्होंने भी उसी दायरे में रहकर अपनी गुफ्तगू की। इन दोनों टॉक से ये बात खुल गई कि हक़ तालीम क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है और इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ रही। ये तालीम का मामला एक दिन का मामला नहीं है। शाहिद साहब ने अभी जाते जाते हमारी तालीम के बड़े बुनियाद गुजार का नाम लिया, जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन ये हमारी खुशबख्ती थी कि इस स्टेट के गवर्नर भी थे और 57 से 62 तक के ज़माने में उस पुराने लोग जानते हैं कि वो किस तरह से तालीम गाहों तक वो पहुँचते थे। तो जाकिर हुसैन के नाम से एक बड़ी मशहूर तालीम के सिलसिले से कमेटी है, जिसे जाकिर हुसैन कमेटी कहते हैं। वो बेसिक एजुकेशन की कमेटी है। वो बेसिक एजुकेशन की कमेटी महात्मा गांधी ने बनाई थी। यहाँ दो पॉलिटिकल साइंस के टीचर मौजूद हैं, नेशनल मूवमेंट रोज वो पढ़ाते हैं। उन्हें याद होगा कि महात्मा गांधी ने जब वो कमेटी बनाई थी उस वक्त ना 42 का आंदोलन हुआ था। आजाद हिंदुस्तान में किसी को पता था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन गांधी ने उसका जो प्रियम्बल की तरह से जो उसके नोट लिखा उसमें ये कहा कि भाई ये आज़ादी तो एक ना एक दिन मिल जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक दिन में नहीं किए जा सकते हैं। हुकूमत हम एक दिन में बना सकते हैं, लेकिन तालीम का अपनी कौम के लिए तालीम का ढांचा कैसे तैयार किया जाए ये एक दिन में नहीं हो सकता है। और इसीलिए जाकिर हुसैन को ये जिम्मेदारी दी गई और ये 30s का मामला है। आप अंदाज कीजिए कि उस वक्त जो बेसिक एजुकेशन का एक खाका उन्होंने तैयार किया, कमोबेश आज तक इस मुल्क में वही खाका चल रहा है। तो हमारे तो इस तालीम का जो हम हक़ तालीम तक आए, ये एक दिन में ये सिलसिला नहीं हुआ। मुशफिक साहब ने याद दिलाया, मुझे याद आता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस पे डिबेट्स हुए हैं। ये जो 6 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल की जो बहस हो रही है वो इस वजह से बहस हो रही है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट में एकदम ये खुला हुआ था, कोई उम्र की कैद नहीं रखी गई थी। ये रखी गई थी कि हम हर एतबार से अपने मुल्क के बाशिंदों को तालीम देंगे।
मगर हुकूमत ने शुरू में ही ये बात को रख ली कि धीरे से पहले एक अपर लिमिट लगाया, फिर लोअर लिमिट लगाया। तो होता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन के मरहले में हमारे जो उसूल होते हैं, हमारे जो आइन की जो रूह थी वो गारत होने लगी कि हमने उसको रोक लगा दिया। तो 1980-82 तक आसानी से चल गया। उसकी वजह थी कि तालीमे बालगान या एडल्ट एजुकेशन का एक पूरा शोबा चल रहा था। तो जिनकी उम्र बड़ी थी उनका काम चल जा रहा था, उसके लिए भी कुछ इंतजाम हो गए थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने उसे विड्रॉ कर लिया। अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। ठीक कह रहे थे कि 9th में अगर आपकी उम्र 12 बरस से ज्यादा हो गई है तो एडमिशन नहीं होगा। सरकार आपको मजबूर करेगी कि या तो नकली डेट ऑफ बर्थ बनाओ और नहीं तो मैदान से बाहर रखो। तो यह मसाइल हमारे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में हमने ही गलतियां की, हमारी हुकूमतों ने, हमारे चुने हुए लोगों ने ही गलतियां की और ये खिलवाड़ किया गया। एक बात और जायसवाल साहब ने बड़ी साफ कही, 6% और 2.5% का जो फेर बताया कि कहा तो गया कि 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन आज तक इस हुकूमत ने 2.5% से ज्यादा अपने बजट का हिस्सा लगाया ही। उसके भी डिटेल में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा खर्च एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो एजुकेशनल नहीं है, वो टीचर्स के पेमेंट के लिए नहीं है, वो बच्चों के स्टाइपेंड के लिए नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च हमारा सबसे बड़ा है। और आज भी जो हमारे आधे अफसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर जो हवाई जहाजों से घूमते हैं, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए जो पैसे थे उस रकम का इस्तेमाल करके घूमते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का आज हर डिपार्टमेंट में जो लोग क्लोजली जानते हैं सरकार से मुत्तसिल या जो महकमों को, तो उनको मालूम होगा कि हर डिपार्टमेंट में आपको कुछ ऐसा खर्च करना है। जितने बैंक हैं उनके पास ऐसा फंड होता है, वो कौन इस्तेमाल करता है? वो सिर्फ सरकारी अफसर इस्तेमाल करते हैं। और वो फंड बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल में कोई डेवलपमेंट का काम होता है, ये नहीं करते हैं। तो HRD का जो शोभा होता है वह भी हमने अपनी बेईमानी से, अपने मिजाज की बेईमानी से फेल किया। कभी आप याद करते हैं कि हमने टारगेट रखा था कि ये 100% एजुकेशन अपने मुल्क को दे देंगे। कई बार इसके लिए पार्लियामेंट में बहस हुई कि इसको वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। अभी एक मुल्क बड़ी बहुत बहस में हमारे है कि जहाँ जंग चल रही है, हंगामा हो रहा है, ईरान जैसा मुल्क, बड़ा दौलतमंद मुल्क भी नहीं है, मुश्किल हालात में रहा है, लेकिन वहाँ औरतों की तालीम 99% है। कितने ऐसे मुल्क हैं, यूरोप को छोड़ दीजिए तो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें औरतों की तालीम 99% है, लेकिन उसने करके दिखाया। लोग हैरत ज़दा हैं कि वहाँ का कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या मिलिट्री हेड या कोई भी ऊंचे पोजीशन पे आता है, सब ने PhD कर रखी है, 4 किताब लिख रखी है। ये कहाँ से भाई? ये इसको कहते हैं इनकलाब सिर्फ दिमागों में नहीं होता है, बल्कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे होते हैं तो वो जमीन पे उतार देते हैं। और हर तबके में वहाँ हम जानते हैं, सिर्फ हमारे यहाँ या हिंदुस्तान का मीडिया सिर्फ ये बताता है कि ईरान में पर्दा है, औरतें पर्दा में रहती हैं और सरकार उसको जबर में रखती है, और 99% एजुकेशन उसने दे दिया। ये किसी को याद नहीं है। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में हम लोगों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं और क्लासरूम उनके अलग बने हुए हैं, तो उसके अटेंडेंस ज्यादा होते हैं, ये कहीं जिक्र में नहीं आता है। तो यह भी दुनिया में एजुकेशन का एक बदलता हुआ चेहरा है और हमें इस तरफ भी गौर करना चाहिए। नजमुद्दीन ने अपनी बात में बड़ी साफ कही कि हक़ तालीम तो हमें हासिल है, मगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होना ये अजीबो गरीब लगता है कि कभी कभी एक
हमारे कॉलेज में एक नए प्रिंसिपल आए, बड़े तेज तर्रार आदमी, दौड़ते भागते रहते थे। एक रोज उन्होंने, उनके रिसेप्शन प्रोग्राम हुआ तो सबसे पहले जो होशियार एडमिनिस्ट्रेटर होता है पहले खुद ही बोलना चाहता है कि अपना फलसफा बयान कर दे। उन्होंने बताया कि ऐसे था कि बच्चे आए, क्लास नहीं हो रही थी, हमने दौड़कर रूटीन में देखा, टीचर को कहा क्लास शुरू हो गई, फला जगह बाथरूम में की गड़बड़ी थी, बच्चे आए और उन्होंने दरखास्त दी और मैंने उसको ठीक कर दिया, आपने बड़ी तारीफ की। उसके बाद मुझे बोलना था तो हमने कहा कि सारी गड़बड़ी यही है कि जिस समाज में बाथरूम की सफाई के लिए बच्चों को दरखास्त देना पड़े, जिसमें क्लास नहीं हो रहा और बच्चों को प्रिंसिपल से मिलना पड़े, तो आप समझिए कि जो ढांचा है वो सिर्फ ढांचा है, उसकी रूह निकल गई। तो हमारे इदारे हमने बहुत इतनी हमारे जब एजुकेशन मिनिस्टर से सुनिएगा तो लगेगा कि कोई सूफी फकीर गुफ्तगू कर रहा है तालीम के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन उसको पता नहीं है एक स्कूल में 5 क्लास के बच्चे बैठे हुए और वहाँ टीचर एक है। दुनिया के आज तक कोई ऐसी मेथोडोलॉजी नहीं डेवलप हुई, एक ही टीचर एक ही वक्त में 5 क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ा देगा। लेकिन हकीकत यह है कि हमारे इस स्कूल में हमारे बच्चे जितनी तादाद में हैं, जितनी तादाद में होने चाहिए उतने नहीं हैं, लेकिन टीचर्स नहीं हैं। और टीचर्स इसलिए नहीं है कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट का कोई ऐसा पैटर्न नहीं डेवलप करती है कि आसानी से वो वहाँ चले जाएं और उनका अपॉइंटमेंट हो जाए। बिहार में तो कुछ गनीमत है, झारखंड में तो उससे भी बुरे अहवाल हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है। झारखंड में टीचर्स के अपॉइंटमेंट में इतनी देरी होती है, एक एडवर्टीजमेंट में 12 बरस 13 बरस तक अपॉइंटमेंट होते रहते हैं और 10, 20, 40 करके, जिसका नतीजा होता है कि जब टीचर नहीं होगा तो भाई पढ़ाई कैसे होगी। क्या अपने तालीम में हमारे लिए ये नहीं था कि हर 30 बच्चे पर एक उस्ताद हो। मुझे मेरी खुशनसीबी रही कि मैंने हिंदुस्तान से बाहर के स्कूल भी देखे और यूनिवर्सिटी भी देखी। पेरिस यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि 5 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर, 5 के पास लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, टीचर भी लैपटॉप पे है। और मैं बार बार दरवाजे तक जाकर लौटता रहा और 3 घंटे से ज्यादा वो 5 बच्चे, 5 वो रिसर्च स्कॉलर थे और एक टीचर मुनहमिक रहे। हम बता दें कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में कौन सा ऐसा क्लासरूम या कौन सा ऐसा मौजू होता है जिसमें सिर्फ 5 बच्चे अगर हैं तो 5 लोग इस तरह से मुनहमिक हों और काम करें। वो तादाद नहीं गिनते हैं, वो मेयार तय करते हैं और मेयार जब मलहूज हो तो अंदाज हमारा अलग होता है, तालीम का अंदाजा होता है। हमारे यहाँ तो अगर 5 बच्चे आते हैं तो टीचर ही कह देता है कि जब बच्चे कम हैं तो क्या पढ़ाई होगी, तो अगले दिन के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटियों में फिर जब आप चले जाइए, अगर तो जिन्हें मौका मिला हो कतर की नेशनल लाइब्रेरी जाके देख लें कि अगर जो उसके दरवाजे पर जो चला गया तो कोई बच्चा भी इसमें का जो बैठा हुआ है वो भी लौट कर नहीं आना चाहे। इदारे हम खूबसूरत नहीं बनाते, हम बंद डब्बों की तरह से इमारतें बनाते हैं। तो जब खूबसूरत इदारे नहीं बनाएंगे, देखने में भी अच्छा नहीं लगे, उसमें फैसिलिटीज नहीं हो, बैठने की जगह नहीं हो, बच्चों के खेलने की जगह नहीं हो, तो आखिर आप कैसे उन इदारों को अट्रैक्शन का मरकज बना सकते हैं। कनाडा में एक लाइब्रेरी है तो लोगों ने डेवलप की, सरकार ने उसे ले लिया और छोटे बच्चों को जब छुट्टी का दिन होता है, खास तौर से वीकेंड में, तो उस लाइब्रेरी से किताब इशू कराना और कितने पेजेस पढ़े आपने उसका रिकॉर्ड रखना। ये
बच्चे करते हैं और जब वो बताते रहते हैं, वहाँ लिखा जाते रहता है। और साल में एक बार जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा पढ़ा उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको इनाम से नवाजते हैं। बताइए, हमारे यहाँ हमारे बच्चों के में मुताले का शौक पैदा करना, उनको फैसिलिटी देना और उनको इनाम से नवाजना, ये हमने कहाँ इसको कभी सोचा ही नहीं। शुरू करना तो दूर की बात, कभी सोचा ही नहीं। तो एजुकेशन का जितना पायस काम था, हमने गुफ्तगू ही हम लोगों ने शुरू की, कुरान से शुरू की और चीन तक की गुफ्तगू शाहिद रज़ा साहब ने कर दी। तो एक तरफ तो हम इस तरह से अपनी दीनी किताब हमारे लिए वो आईन का दर्जा रखती है और अपने पैगंबर का जिक्र करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आता है, जब उसके इस्तेमाल की घड़ी आती है और उसके लिए सहूलियात देनी होती है, तो कोई आगे नहीं बढ़ता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में अपने बच्चों के लिए उनके इम्तहान के मौज़ूआत से अलग 4 किताबों की लाइब्रेरी बनाते हैं। क्या हमारे घरों में इतने गार्जियंस बैठे हैं, आप अपने कलेजे पे हाथ रखकर बोलिए कि क्या आपके घरों में एक छोटी सी लाइब्रेरी 10 किताब की, 20 किताबें, जिसकी जितनी इस्तेताअत, 10 कपड़े आप रख सकते हैं, लेकिन 10 किताबें खरीदकर अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं कर सकते। तो जो कौम अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर तरीके से आम नहीं करे, तैयार नहीं करे, तालीमी असलहे से उसे मजबूत नहीं करे, उस कौम को क्यों तरक्की चाहिए, क्यों वो दुनिया की लीडर होगी? वो नहीं हो सकती है। आपको अंदाजा नहीं है, मैंने ईरान की मिसाल दी, मैं अब भी मेरा एहसास है कि ईरान से बेहतर डिक्शनरी बनाना तो दुनिया की किसी कौम को आज भी नहीं आता। कोई बता सकता है कि आज किसी लफ्ज आपको कोई फारसी में किसी लफ्ज का माना नहीं मालूम है? ईरान में ये प्रोविजन है कि टोल फ्री नंबर है, आप उस पर फोन कीजिए। उनके डिक्शनरी का एक बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें सैकड़ों लोग स्टाफ है, वो उस लेवल के लोग रखे जाते हैं और वो पूछेंगे, उसका वो माना बता देंगे, उसके उर्दू पूछिए, अंग्रेजी पूछिए, हिंदी पूछिए, बता देंगे। अगर नहीं कोई एकदम अनोखा लफ्ज है तो वो आपसे वक्त लेंगे और उसको अखबार में अगले दिन शाये करा देंगे कि जो ईरान के स्कॉलर्स हैं इसकी फारसी क्या होगी ये बताएंगे। और इस तरह से करके उनके यहाँ हर डिक्शनरी का अगले साल 100 पेज 200 पेज बढ़ जाता है और छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जबानों के लिए 10-10 जिल्दों की डिक्शनरी उनके यहाँ बनती रहती है। तो ये होता है कि नॉलेज के लिए जिस कौम में शौक हो और मेहनत करे वो कौम आगे बढ़ती है। हम इत्तेफाक से ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं कि जिसको अपनी गुर्बत का रोना तो उसको आता है, गुर्बत पे रोना हमें आता है, सरकार से जो हमें नहीं मिलता है उस पर रोना आता है, मातम करते हैं, लेकिन हमें अपने फराइज याद नहीं होते हैं। हम अपनी गाढ़ी कमाई से अपने बच्चों का जो और हक है वो हम नहीं समझते हैं। जब अभी आपको बताया कि सब्जी वाली एक बच्ची भी, उसकी बेटी भी उस स्कूल में पढ़ती है जहाँ उससे 10 गुने 20 गुने माली हैसियत के लोग पढ़ते हैं। तो उसने भी जब ख्वाब देखा होगा तो अपनी जिंदगी के हजारों ख्वाब तोड़ दिए होंगे, तब वो पूरा किया होगा। हम में से कितने हैं जो ईद में अगर 4 जोड़े घर में कपड़े खरीदे जाते हैं तो 4 किताबें खरीदें? कोई महंगी डिक्शनरी भाई साल हर महीने नहीं खरीद सकते हैं, तो एक भाई वेबस्टर का एक डिक्शनरी, ऐसी डिक्शनरियां हैं जो 10 जिल्दों में है, भाई एनसाइक्लोपीडिया खरीदना है, एक बार भाई ईद के मौके से खरीद लें। हमने यह काम छोड़ दिया है कि अपने घरों में इल्म का जो जरिया हो सकता था
اس کو ہم نے آزمانا چھوڑ دیا ہے، اور جب وہ چھوڑ دیں گے تو پھر علم کا جو فائدہ تھا یا جو کمپیٹیٹیونیس میں ہم آگے بڑھتے، ہم مقابلے میں دنیا سے جو آگے بڑھتے، وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی، آج کی خاص باتیں جو تھی وہ تو مشفق صاحب نے کہہ دی تھی، مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں علم کی روشنی کیسی اور مضبوط ہو، مستحکم ہو، زیادہ روشنی پھیلے، اس کے لیے ماحول بنائیے، اور اپنے بچوں کو جتنی ان کی استعداد ہے اس سے بڑھ کر وہ کیسے پرفارم کریں، اس کے لیے نگرانی رکھیے، اس کے لیے سہولت ہم پہنچائیے۔ جب بچہ آپ کا سیکنڈ ڈویژن سے پاس کیا تو ماتم تو بچے کو، تکلیف بچے کو بھی ہوئی ہے، لیکن ذرا پڑتال کیجئے کہ ایک دن میں وہ سیکنڈ ڈویژن نہیں ہوا، اس سے پہلے مانتے ہیں اس کے دوسرے ساتھیوں کے پاس 4 سپورٹنگ بک تھی، اس کے پاس 1 کتاب تھی، وہ بچہ ٹاپ نہیں کر سکا، ٹاپ اپ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ اس کو اتنا انپٹ دیں، اس کے پاس اتنی چیزیں دے دیں کہ وہ اپنے آپ اس دوڑ میں آگے بڑھ جائے گا۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، آپ کسی کے رحم پہ اپنا حق نہیں لے رہے، آپ اپنی محنت، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اپنا حق لینا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ خود کو اتنا آپ ایکسلنٹ بنائیے، اپنے کو اس جگہ پہنچا دیجئے کہ وقت آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جھولی میں، آپ کے قدموں پہ کامیابی رکھ جائے، اور اپنے بچوں کو بنائیے، اپنے بچوں کو مغرور نہیں بنائیے، اپنے بچوں کو بہت ہی ایسا وضاحت ایسی ہو، اس انداز کے بچے ہوں کہ ان کا سر جھکا رہے اور علم کے بوجھ سے وہ جھکے رہے، ایسا ماحول بنائیے۔ میں صرف آخری بات کے ایک بہت مشہور افسر ہے، ان کا ایک واقعہ سناتے ہوئے، آپ کو سب انہیں جانتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے تک بہار کے چیف سیکرٹری ہوتے تھے عامر سبحانی صاحب، IAS کے ٹاپر تھے، اور جب مارکس کی بات آتی ہے تو اب تک وہ مارکس کسی نے کراس نہیں کیا۔ تو عامر سبحانی جس سال ٹاپ کیا IAS میں، وہ ان کا پہلا اٹیمپٹ بھی تھا۔ وہ ان کے ٹیچر تھے، GS کے ٹیچر تھے اشوک سنگھ، بڑے نامی ٹیچر تھے، بعد میں پٹنہ سے وہ دلی چلے گئے۔ تو جب انٹرویو دے کر عامر سبحانی لوٹے تو اگلے دن سے انہوں نے کہا کہ سر بیچ شروع کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کیا بڑی ہے، ابھی رکو، تھوڑا ریسٹ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا ہونا تو ہے نہیں سر، اور ضد، روزانہ ضد کرتے کرتے وہ آدمی جو ایور ہائیسٹ مارکس لایا اور ٹاپر ہونے والا ہے، لیکن اس کو کبھی دوڑ میں ہٹنا نہیں ہے، اس لیے وہ ایک احساس ہے کہ نہیں، ہم اگر ہار گئے تو پھر سے اسی میدان میں اتریں گے، اور آخر انہوں نے نیا بیچ شروع کیا، اور بیچ شروع کرنے کے 1 ہفتے کے بعد رزلٹ نکلا تو وہ عامر سبحانی ملک کے ٹاپر تھے، IAS ٹاپر تھے، اور ساری دنیا ان کو اس حیثیت سے جانتی ہے۔ تو ہمارے بچوں میں یہ انکسار بھی ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے اپنے علم کا۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے کہ آپ کے بچوں میں وہ غرور نہیں ہو، وہ بچے بہت امن سے، شانتی سے رہیں، انکسار سے رہیں، اور دھیرے دھیرے اپنی ترقی کے مدارج طے کرتے جائیں۔ گارجینز کا بہت بڑا رول ہے، اور آخر کون ایسا والد ہے جو اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بچہ کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اس دن کے انتظار کے لیے آپ کو بھی جو انپٹ دینا ہے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنیے، بچے کے لیے 4 کتابیں اور خرید لیجیے، انپٹ اتنا دیجیے کہ آپ کا بچہ آگے بڑھے، اور دنیا میں جو ابھی ماحول ہے، جو کمپیٹیٹیونیس ہے، اس میں وہ اس دوڑ میں اس چکر کا حصہ بن جائے۔ جس دن وہ چکر کا حصہ بنے گا اسے کوئی نہیں ہرائے گا۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ایسی تقریب کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو بار بار مواقع نہیں ملے ہیں،
ना उनसे कहने वाले लोग आते हैं, ना उनको सुनने का मौका मिलता है। इसलिए इसी ऐसे ही मौके का मैं फायदा उठाते हुए मैंने तफसील से आपसे गुफ्तगू की, और जिस महफिल में औरतें ज्यादा हों वो और बाबरकत और फायदे वाली महफिल होती है। वो बातें दूर तक जाती हैं, देर तक उनके दिलों में रहती हैं, और एक ना एक दिन उसका वो इस्तेमाल करती हैं उसका। अब तो मेरी भी उम्मीद है आपसे कि ये बातें गांठ में बांध लें, और ये जो आपको एक हक मिला हुआ है, आज आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, तो वो सिर्फ किताब पे लिखी हुई इबारत ना हो, बल्कि हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी इस तालीम से, इसके लिए एक माहौल बनाना है। और चिराग अपने घरों से जलाना है, और अलग अलग जब चिराग जलेंगे तो पूरा मोहल्ला और पूरा गांव और पूरा शहर और पूरा मुल्क रोशन हो जाएगा। और अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हर गांव से हमारे इतने होनहार बच्चे निकले कि उस गांव का नाम उनके नामों से याद रखा जाए। कौन जानता था जीरा देवी, अब तक लोग जानने वाले नहीं हैं, लेकिन जीरा देवी का नाम इसलिए हो गया कि वहाँ राजेंद्र प्रसाद पैदा हुए। लम्ही कर गांव अब तो शहर का हिस्सा हो गया, लेकिन हम प्रेमचंद की वजह से याद रखते हैं। तो जो हमारे मामूली गांव एकदम सिताब दियारा, जो जिन लोगों को जाने का मौका मिला है वो जानते हैं कि किस तरह से नदी के किनारे का वो गांव है। सिमरिया गांव आप देखते हैं, दिनकर का गांव, तो ये सब ऐसे गांव हैं जिनके होनहार सपूतों ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैं चाहूँगा कि आपके घर से भी ऐसा चिराग निकले जो आपके गांव का नाम रोशन कर दे, और कल आपके गांव का नाम आपके बेटे के नाम की वजह से याद किया जाए। मैंने अगर कुछ ज्यादा वक्त लिया हो तो मैं माजरत खा हूँ। खाना चूंकि सबको, हम लोगों को छोड़कर सबको खाना मिल चुका है, तो जो शिकायत है मंच वालों की और किसी की नहीं है। शुक्रिया।